नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज पर फटाफट खबरें। अब शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। जिलाधिकारी आजमगढ़ ने बताया कि जनपद में कोविड प्रबंधन के लिए इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम की स्थापना कर दी गई है, जिसमें टेलीफोन सहित अन्य सुविधा भी उपलब्ध करा दी गई है। स्वास्थ्य विभाग सहित कई विभागों की टीमें इसमें लगा दी गई हैं। कोविड मैनेजमेंट के लिए दो चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। एक तो एक डोर टू डोर सर्वे और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, जिसके माध्यम से उनकी पहचान की जा सकती है। इसके लिए डोर टू डोर सर्वे के लिए टीमें बढ़ा दी गई हैं। जनपद में 3735 टीमें पिछले कई दिनों से काम कर रही हैं। आगे और क्या कुछ कहा और क्या जानकारियां दी जिलाधिकारी राजेश कुमार ने, आपको सुनवाते हैं। जनपद में कोविड प्रबंधन के लिए इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर पूरी तरह से शुरू कर दिया गया है। इसमें टेलीफोन लाइंस और हर चीज़ की सुविधा है। स्वास्थ्य विभाग के अलावा और भी विभाग इसमें जोड़े गए हैं, जैसे कि डीपीआरओ विभाग, डीडीओ साहब की टीम है, राजस्व की टीम है, पुलिस की टीम है और आंगनवाड़ी की टीम है जो इसमें लगी है। कोविड मैनेजमेंट के लिए दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग इंपॉर्टेंट है, डोर टू डोर सर्वे से जो संदिग्ध कोरोना के पेशेंट हो सकते हैं या कोमॉर्बिड जो है उनको आइडेंटिफाई करना वो इम्पॉर्टेंट है। तो उसके लिए हाउस टू हाउस सर्वे के लिए टीमें बहुत बढ़ा दी गई हैं। 3735 टीमें जनपद में पिछले 3 दिन से काम कर रही हैं लगातार। और उसमें अगर हम इस महीने का डेटा देखें, इस अगस्त माह में 1545 ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया है और उनकी टेस्टिंग कराई गई है। एक सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट इसमें घटक ये है कि इनके जो भी कोरोना संदिग्ध होते हैं उनको टाइमली पता करके उनकी टेस्टिंग करा ली जाए और अगर वो पॉजिटिव पाए जाते हैं तो उनको इलाज कराया जाए और उसको कंटेन किया जाए, जिससे कि बाकी में संक्रमण ना फैले। साथ ही कंटैक्ट ट्रेसिंग के लिए बीएसए विभाग, शिक्षा विभाग की टीम लगाई गई है, जो कि जैसे ही कंटैक्ट पॉजिटिव हमारे रिपोर्ट्स के माध्यम से आता है 24 घंटे के अंदर कॉन्टैक्ट्स उनके आइडेंटिफाई करती हैं। और मैं बताना चाहूँगा कि इस महीने में, अगस्त माह में आज तक 724 पॉजिटिव केसेस जो आए थे उसमें 4697 लोग उनके कॉन्टैक्ट्स में आए या ट्रेस किया गया है और उनकी सैम्पलिंग करा ली गई है। साथ ही में एक चीज़ और नया प्रयास शुरू किया गया कि प्राइवेट हॉस्पिटल से और फार्मास्यूटिकल शॉप्स हैं उसमें जो भी दवाइयाँ ले रहे हैं या ऐसे संदिग्ध कोरोना पेशेंट्स आ रहे हैं या कोमॉर्बिड पेशेंट आ रहे हैं, उनकी सूचना ली जा रही है और उनको भी टेस्टिंग कराई जा रही है। अब तक अगर हम देखें तो कल की फिगर जो 11 को है उसमें 80 पॉजिटिव कोरोना पेशेंट्स आए हैं, जिसमें एंटीजन किट के माध्यम से 41 पॉजिटिव हुए हैं, ट्रू नॉट के माध्यम से 3 और आरटीपीसीआर जो रिपोर्ट्स प्राप्त हुई हैं 36 पॉजिटिव प्राप्त हुए हैं, जो कि और नेगेटिव 1401 हैं। जो इन पूरे दिन में नेगेटिव जो पेशेंट्स आए 1401 आए सैंपल्स। वर्तमान में 909 एक्टिव केसेस हैं, जिसमें L1 हॉस्पिटल जो महामृत्युंजय डेंटल कॉलेज है उसमें 150 और L2 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में 73 लोग भर्ती हैं। ऑक्सीजन पे 17 पेशेंट्स हैं जो मेडिकल कॉलेज में हैं, जिनको कि लगातार मॉनिटर किया जा रहा है। साथ ही इसमें अब तक जो होम आइसोलेशन पे पेशेंट्स थे 395 का होम आइसोलेशन सक्सेसफुली पूरा हो गया है। बाकी पे कंट्रोल रूम के माध्यम से डेली सबसे वार्ता होकर निगरानी की जाती है कि उनकी तबीयत में कोई बदलाव तो नहीं है, उसको नोट करके अगर होता है तो अस्पताल पहुंचाया जाता है। इस तरह 47 पेशेंट्स को जिनका तबीयत में थोड़ा सा देखने में आया था कुछ समस्या आ रही है, उनको अस्पताल पहुंचाया गया है। जनपद में कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं, जिसके लिए प्रशासन ने कमर कसना और भी सख्ती कर दिया है। लोगों को अब सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि L1 L2 अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। जिलाधिकारी का कहना है कि मंडल अस्पताल में 3 जिलों की भीड़ रहती है, इसलिए L2 के लिए अतरौलिया को चुना गया है और वहां ऑक्सीजन और CCTV कैमरे बढ़ाए जा रहे हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि कोविड-19 के दृष्टिगत 100 शैय्या संयुक्त मैटरनिटी चिकित्सालय अतरौलिया को L2 अस्पताल घोषित किया गया है, जिसके प्रथम तल पर 20 बेड, द्वितीय तल पर 25 बेड तथा तृतीय तल पर 25 बेड की व्यवस्था की जा रही है। सभी तलों पर 4-4 शौचालय उपलब्ध हैं। सभी तलों के सभी कमरों में CCTV कैमरे लगाए गए हैं, इसमें 20 बेड ICU के लिए उपलब्ध हैं, 35 ऑक्सीजन उपलब्ध हैं, 4 वेंटिलेटर तथा 4 प्राइवेट वार्ड हैं, जिसमें आवश्यकता पड़ने पर 4 और बढ़ाया जा सकता है। इसके साथ ही जिलाधिकारी द्वारा दुर्गा जी इंटर कॉलेज सेहिदा का निरीक्षण किया गया। दुर्गा जी इंटर कॉलेज में 2 विंग हैं, यूपी वार्ड व
सीबीएसई बोर्ड है। कोविड-19 के दृष्टिगत इसमें यूपी बोर्ड को L1 अस्पताल जिसमें 50 बेड लगाए गए हैं। जिलाधिकारी ने इसमें 50 बेड और जोड़ने के निर्देश दिए हैं। संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है, जिसमें खासतौर से अतरौलिया इसमें जिले में टॉप लेवल पर है। लगभग पूरे क्षेत्र में 110 संक्रमित लोग आ चुके हैं और उसमें सर इसमें हॉस्पिटल का निरीक्षण करना, क्या यहाँ पर भी आइसोलेशन वार्ड बनाया जाएगा? देखिए, दो चीज़ें, आइसोलेशन वार्ड में तो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट रखे जाते हैं जिनको सिम्टम्स नहीं हैं। उसके लिए तो अभी डेंटल कॉलेज भी चल रहा है, एक दुर्गा जी कॉलेज भी आइडेंटिफाई किया है और तमाम स्कूल आइडेंटिफाई किए हैं। ये वो लोग हैं जिनको सिम्टम्स नहीं आते, कोई बस कोरोना पॉजिटिव है, औरों को आप फैला सकते हैं, इसलिए उनको आइसोलेशन में रखा जाता है। बट हमें जो जिनको सिम्टम्स आए हैं और थोड़ी स्थिति गंभीर हो सकती है, जिनको ऑक्सीजन की आवश्यकता है, ऐसे हॉस्पिटल, ऐसे बेड्स बनाने की आवश्यकता है। तो उसके लिए ये MCH विंग यहाँ पे है, बिल्डिंग पूरी तैयार है। इसमें 100 बेड का हम एक हॉस्पिटल तैयार कर रहे हैं L2 लेवल का, जिसमें कि ऑक्सीजन वगैरह की व्यवस्था रहेगी कि किसी पेशेंट को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, सिम्टोमेटिक है, उसको यहाँ पे हम पहले यहाँ लेके आएंगे, फिर अगर और भी गंभीर स्थिति होती है तब GMC में शिफ्ट करेंगे, क्योंकि GMC में लोड थोड़ा बढ़ रहा है। तो एक बीच में इंटरमीडिएट लेवल L2 लेवल क्रिएट करना था, उसके लिए बिल्डिंग तय की गई है। व्यवस्था यहाँ पे पूरी है। CCTV L2 लेवल का जो मानक है, सारे मानक हॉस्पिटल में L2 लेवल पे दो चीज़ें कही गई हैं। एक तो ऑक्सीजन की व्यवस्था आपको होनी चाहिए कि जिनको ऑक्सीजन की आवश्यकता है ऑक्सीजन दिया जा सके, तो सिलेंडर्स यहाँ पे उपलब्ध कराए जा रहे हैं। ऑलरेडी आपके पास 35, मेरे पास 25, अभी 35 सिलेंडर्स ऑलरेडी हैं और जिला CMO कार्यालय से और सिलेंडर्स की कोई दिक्कत नहीं है, और भी उपलब्ध करा दिए जाएंगे डिपेंडिंग ऑन रिक्वायरमेंट। प्लस हमारे पास 4 वेंटिलेटर हैं जो कि जिला अस्पताल में है, उनको भी यहाँ शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो वेंटिलेटर भी हमारे पास हो जाएंगे और ऑक्सीजन सिलेंडर भी हो जाएंगे। तो व्यवस्था उसके हिसाब से यहाँ पे पूरी टीम लगा के कर दी जाएगी। भाजपा नेता रमाकांत मिश्रा क्षेत्रीय संयोजक गोरखपुर क्षेत्र ने आज पत्र प्रतिनिधियों से प्रेस वार्ता कर विपक्ष द्वारा सरकार द्वारा नौजवानों को गरीब और गंवार बनाने की योजना वाले बयान पर पलटवार करते हुए बताया कि सरकार नई शिक्षा नीति पर काम कर रही है, परीक्षा की सूचिता और व्यवस्था के लिए तत्पर है। समाजवादी सरकार में जहां शिक्षा को व्यवसाय बना दिया गया था, तो वही भाजपा की केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षा में अमुक परिवर्तन करके शिक्षा को रोजगार परक और ज्ञानवर्धक बनाया है। आजादी के बाद से देश के प्रधानमंत्री द्वारा घोषणा की गई कि देश में शिक्षा के माध्यम से रोजगार पैदा करेंगे। अब तक जो शिक्षा इस देश में थी, उस शिक्षा से केवल बेरोजगारी की फौज खड़ी हुई है। उन्होंने बताया कि यूपी में जब जब सपा बसपा की सरकार आई, इन्होंने गृह केंद्र बना के शिक्षा को व्यवसाय का माध्यम बना दिया। जब तक इस देश में रोजगार परक शिक्षा नहीं है, तब तक देश में समता के अनुसार काम नहीं मिलते। शिक्षा व्यवस्था में क्या परिवर्तन है? आज़ादी के बाद पहली बार केंद्र सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में लगातार ये बात कही जा रही थी कि देश में शिक्षा के माध्यम से रोजगार पैदा करेंगे। अब तक जो शिक्षा इस देश में थी, उस शिक्षा से केवल बेरोजगारों की फौज खड़ी हो रही थी। और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश में जब जब सपा और बसपा की सरकारें आईं, इन्होंने गृह केंद्र बना के शिक्षा को व्यवसाय का माध्यम बना दिया। आप नज़र उठा के देख लिए, समाजवादी पार्टी का जो जितना बड़ा नेता होगा, बसपा का जो जितना बड़ा नेता होगा, वो उतना बड़ा शिक्षा माफिया भी होगा। इन्होंने शिक्षा को व्यवसाय बना लिया। हम शिक्षा को स्वावलंबन का माध्यम बना रहे हैं। जब तक समाज शिक्षित नहीं होगा, जागरूक नहीं होगा, आत्मनिर्भर नहीं होगा, स्वावलंबी नहीं होगा, तब तक मजबूत समाज नहीं खड़ा हो सकता। पिछले दिनों आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में पहली बार B.Ed की परीक्षा कितनी शांति और ईमानदारी से हुई। पिछली सरकारों में प्रवेश पत्र आपका, परीक्षा मैं देता था, जगह जगह मुन्ना भाई घूम रहे थे, परीक्षा की शुचिता को कलंकित कर दिया गया था। हम शिक्षित समाज बनाना चाहते हैं, इसलिए नई शिक्षा। जनपद में 12 कंटेनमेंट जोन बढ़े हैं, जिसकी जिलाधिकारी ने आज घोषणा कर दी है। जिला मजिस्ट्रेट ने कहा है कि कंटेनमेंट जोन के निर्धारण के संबंध में दी गई व्यवस्था के अनुसार जनपद के अनुसूचित जाति बस्ती राजस्व ग्राम सहनोड़ी तहसील मार्टिनगंज, आबादी खास बरदह राजस्व ग्राम बरदह तहसील मार्टिनगंज,
राकेश स्वीट हाउस के आसपास तिराहा बरधा बाजार, राजस्व ग्राम बरधा, तहसील मार्टिनगंज, वार्ड नंबर 9, नगर पंचायत कटघर, लालगंज, तहसील लालगंज, फेरियापुरवा, राजस्व ग्राम कोटा खुर्द, तहसील लालगंज, दुर्गा मंदिर सिनेमा हॉल के सामने, राजस्व ग्राम मसीरपुर, तहसील लालगंज, प्राथमिक पाठशाला रुद्री से विपिन सिंह के घर तक, राजस्व ग्राम रुद्री, तहसील सदर, अरविंद कुमार के घर के आसपास का क्षेत्र 168, मोहल्ला दल सिंगार, नगर पालिका परिषद आजमगढ़, हनुमंत अस्थाना के मकान के आसपास का क्षेत्र, राजस्व ग्राम खैरापुर, ब्लॉक नंबर 29, कांसीराम आवास, ग्राम जाफरपुर, तहसील सदर, दुर्गा मंदिर से वरण चौक तक, वार्ड नंबर 6, नगर पंचायत अतरौलिया, और अनुसूचित जात बस्ती, राजस्व ग्राम गरगुपुर, तहसील बुढ़नपुर में संपूर्ण क्षेत्र का कंटेनमेंट जोन होगा। इन क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन प्रोटोकॉल का 100% अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। जनपद में जाम की समस्या को देखते हुए आज जिलाधिकारी ने ये निर्देश दिया है कि कंटेनमेंट जोन क्षेत्र में आ रहे मुख्य मार्गों को अब अवरुद्ध नहीं किया जाएगा, उन्हें बिल्कुल फ्री रखा जाएगा जिससे आवागमन में कोई समस्या ना हो। सैनिटाइजर के बारे में बताते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि जिस क्षेत्र में कोरोना के मरीज पाए गए हैं उनके साथ ही अन्य क्षेत्रों को भी सैनिटाइज किया जाएगा और ये जिम्मेदारी नगर पालिका की होगी। क्या कुछ कहा जिलाधिकारी ने, आपको सुनवाते हैं। में शासन ने मानक थोड़े शिथिल कर दिए हैं। पहले शहर में 250 मीटर का कंटेनमेंट जोन बनाया जाता था, जो कि अब शिथिल कर दिया कि कंटेनमेंट जोन की संख्या बढ़ गई है, तो अधिकतम 100 मीटर के हुआ है, उसको छोटा भी किया जा सकता है सहूलियत के हिसाब से। अभी आप लोगों का बहुत अच्छा सुझाव आया, उस सुझाव में कहा गया है कि साहब मेन रोड को ना बंद करके जिस तरफ कोरोना पॉजिटिव केस है उसी को बंद किया जाए। तो अभी सभी को निर्देश दिए जा रहे हैं कि आवागमन के लिए मेन मुख्य मार्ग को ना रोका जाए, ये इसकी सुनिश्चित किया जाएगा। और साथ में जो आपका सैनिटाइजेशन के लिए जो है टीम, जैसे कंटेनमेंट जोन बनेगा, एसडीएम साहब को ये निर्देश दिए जाएंगे कि अपने साथ तहसीलदार या एसडीएम जो भी बनाने जा रहे हैं, साथ में नगर पालिका की टीम को अनिवार्य रूप से लेके जाएंगे, अपने सामने उसका वहाँ पे सैनिटाइज कराएंगे, ये उनकी जिम्मेदारी होगी। उसके बाद ही वहाँ से टीम वापस रवाना होगी। और साथ में राजघाट पे भी एक प्रोटोकॉल हम जारी कर रहे हैं कि कोई भी कोरोना पॉजिटिव की मरीज़ जिसकी डेथ हुई है, अगर उसका दाह संस्कार होता है तो उसको भी सैनिटाइज तुरंत ही उसके बाद कराया जाए, ये भी हम प्रोटोकॉल जारी कर रहे हैं। ग्राम प्रधान की लापरवाही से गंदगी के गर्त में ग्रामीण रहने को मजबूर है। मामला कानपुर देहात के संदलपुर ब्लॉक के भंदेमऊ ग्राम पंचायत का है, जहां प्रधान की मनमानी के चलते ग्रामीणों को गांव में व्याप्त गंदगी के बीच रहना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, महीनों से साफ नहीं हुई नालियों में भरी गंदगी अब सड़कों पर बह रही है। गंदगी का आलम यह है कि गांव में जगह जगह कूड़े के ढेर लगे पड़े हैं, जिससे गांव में कोरोना काल में भयंकर महामारी फैलने की ग्रामीणों को आशंका है। लगभग 30% लोगों को शौचालय तक नहीं मिले हैं, जिससे कि ग्रामीणों को शौच के लिए खुले में बाहर जाना पड़ता है। तो ये प्रधान की कार्यशैली से पूरा गांव त्रस्त है। क्या नाम है आपका? शिव कुमार। क्या समस्या है शिव कुमार जी आपकी? साहब हमें लेटरिन को छूना ही है साहब, बहुत परेशानी है। औरतें सब उंगली कट्टी जाती हैं। कहाँ जाते हैं सब लोग शौचालय? जाती हैं खेत में, वहाँ उधर से फिर रहती हैं सड़क पे कहूँ। अच्छा, अब आपकी क्या मांग है? कि मांग का साहब है यही चाहिए, लेटरिन चाहिए लड़कन को, कुछ नल है, कुछ समस्या नहीं है। अच्छा, क्या है बताओ? तो आपको कोई सरकारी सुविधा नहीं मिली? कोई सरकारी सुविधा नहीं। ठीक। आजमगढ़ में विद्युत चोरी रोकने और राजस्व वसूली के लिए बिजली विभाग द्वारा बुधवार को नगर के बदरका मोहल्ले में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। जैसे ही बिजली विभाग की टीम मोहल्ले में पहुंची, वैसे ही लोगों में हड़कंप मच गया। एक घर में विद्युत चोरी पकड़ में आई, तो वही इसके बाद लगातार हो रही बरसात ने चेकिंग अभियान में खलल डाल दिया। इसे चेकिंग अभियान को रोकना पड़ा। बुधवार को नगर के बदरका मोहल्ले में विद्युत विभाग की टीम सघन चेकिंग अभियान के लिए पहुंची। इस दौरान विद्युत चोरी कर एक व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया, तो वहीं एक व्यक्ति के मीटर में कुछ खामियां मिली। मोहल्ले के अन्य स्थानों पर टीम चेकिंग करती, उससे पहले बरसात शुरू हो गई। लगातार बरसात के कारण टीम ने अभियान रोक दिया। विद्युत विभाग के एसडीओ वीरेंद्र सिंह का कहना है कि यह अभियान लगातार जारी रहेगा। बड़े बकायेदारों पर कार्रवाई हो रही, क्या कार्रवाई हो रही है? क्योंकि बदरका फीडर हाई लाइन लास्ट फीडर पर है, इसलिए इस क्षेत्र में इस फीडर पर कार्रवाई हो रही है। तो आज हम लोग इस उद्देश्य से आए थे कि डेटा क्लीन किया जाएगा, लेकिन बारिश की वजह से पूरा हो नहीं पा रहा है। कुछ लोगों को चेक किया गया है, उसमें से एक उपभोक्ता हमारे बगल में है, तो खान करके हैं, इनके यहाँ पे मीटर शंट मिला है, करीब 4-5 किलो का लोड है। आगे अभी चेकिंग जारी रहेगी, देखते हैं और क्या होता है। क्या चोरी की लाइन में मिली सर? हाँ, एक विद्युत चोरी की गाड़ी को भोग हो रहा था। अच्छा, उस पर मुकदमा पंजीकृत कराया जाएगा और बाकी लोगों का अभी चेकिंग होगा, तो जैसा होगा फिर बताया जाएगा।
लगातार चलता रहेगा ये? हाँ, ये कार्यक्रम जब तक लाइन लास्ट 15% नहीं आ जाता तब तक ये अभियान लगातार चलता रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा है कि संशोधित हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 के तहत बेटी को भी संपत्ति में बराबर का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पैतृक संपत्ति पर बेटियों का अधिकार होगा, भले ही उसके पिता की मौत 2005 से पहले यानी अधिनियम आने से पहले हो गई हो। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अपने एक आदेश में ये कहा है कि जस्टिस अरुण मिश्रा की अगुवाई वाली 3 जजों बेंच ने मंगलवार को कहा, भले ही पिता की मृत्यु हिंदू उत्तराधिकार संशोधन कानून 2005 लागू होने से पहले हो गई हो, फिर भी बेटियों को माता पिता की संपत्ति पर अधिकार होगा। देश में 9 सितंबर 2005 से हिंदू उत्तराधिकार संशोधन कानून 2005 लागू हुआ है, लेकिन पिता की मृत्यु 9 सितंबर 2005 से पहले हो गई हो तो भी बेटियों को पैतृक संपत्ति पर अधिकार होगा। 2005 में हिंदू उत्तराधिकार कानून 1956 में संशोधन किया गया था, जिसके बाद पैतृक प्रॉपर्टी में बेटियों को बराबर का हिस्सा दिया गया है। यूपी के महाराजगंज जिले में एक डॉक्टर के क्लिनिक पर उस समय हंगामा हो गया जब जेल चौकी इंचार्ज महिला सब इंस्पेक्टर कंचन राय अपने बैंक कर्मी पति आशुतोष राय को इलाज कराने शहर स्थित डॉक्टर निशांत के क्लिनिक पर गई थी। दरअसल कुछ दिन पहले स्टेट बैंक में बैंक कर्मियों की जांच हुई तो ज्यादातर बैंक कर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। वहीं महिला सब इंस्पेक्टर के पति की भी जांच हुई थी, लेकिन नेगेटिव रिपोर्ट आई थी। लेकिन कुछ दिनों से पति को फीवर होने के कारण सब इंस्पेक्टर कंचन राय अपने पति को दिखाने क्लिनिक गई थे। डॉक्टर के स्टाफ ने उनके पति को पहचान लिया और यह कहते हुए पर्ची आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया कि आप पहले अपनी कोरोना रिपोर्ट दिखाइए। इतने में आग बबूला सब इंस्पेक्टर अपने पति को लेकर निकल गई और दोबारा रिपोर्ट के साथ कोतवाली का पुलिसकर्मियों को लेकर डॉक्टर के क्लिनिक पहुंच गई और सारे मरीजों से कोरोना रिपोर्ट मांगने लगी, जिस पर डॉक्टर ने विरोध किया तो हंगामा हो गया। हंगामे का पूरा वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। डॉक्टर निशांत ने बताया कि महिला सब इंस्पेक्टर अपने पति और 4 अन्य पुलिस वालों के साथ आकर क्लिनिक पर बवाल की है, सारे मरीजों से कोरोना रिपोर्ट मांगने लगी है, वर्दी का रौब झाड़ने लगी। तो वही सब इंस्पेक्टर ने बताया कि वो अपनी पति का इलाज कराने गई थी तो हमसे कोरोना का रिपोर्ट मांगा गया और फिर जब दोबारा रिपोर्ट लेकर पहुंची तो मैंने मरीजों से कहा जिनके पास कोरोना का रिपोर्ट होगा उसी का इलाज होगा। वही पुलिसकर्मियों द्वारा हंगामा करने से काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा और काफी देर बाद किसी तरह मामला शांत हुआ। वही डॉक्टर निशांत द्वारा पुलिस अधीक्षक रोहित सिंह सजवान से शिकायत करने के बाद एसपी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जेल चौकी इंचार्ज कंचन राय को हटाकर पुलिस लाइन भेज दिया है। जी, मैं डॉक्टर निशांत इंटरनल में डायबिटीज़ केयर सेंटर में अपने क्लिनिक में बैठ के पेशेंट देख रहा था। उसी समय ये महिला आई, कहते हैं पुलिसकर्मी, और अपने फ्रंट रिसेप्शन पे अपने पति को दिखाने के लिए पहले तो उन्होंने ये रौब जमाने की कोशिश की कि उन्हें तुरंत अटेंड किया जाए। उसके बाद नंबर जब आया तो वहीं दिखाने के लिए अपने पति को, और पति ने बताया कि मुझे 1 हफ्ते से बुखार आ रहा है और उनके पति SBI के कर्मचारी हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि मैडम और सर, आपका क्या कोरोना का जांच हो गया है, क्योंकि 1 हफ्ते से बुखार आ रहा है और ये नहीं जा रहा है तो एक बार कोरोना का जांच होना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि सर ये कोरोना का जांच हो गया है, अभी मेरे पास नहीं है और नेगेटिव है। तो मैं बोला मैम एक बार दिखा दीजिए और उसके बाद ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल मैं फॉर्म करूँगा। अगर कोरोना है तो उसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल अलग होगा और अगर नहीं है तो मुझे और बाकी जांचें करानी पड़ेगी, टाइफाइड, मलेरिया या किसी और जांच को देखते हुए कि भैया क्या उनको किस कारणवश बुखार आ रहा है, ताकि स्पेसिफिक ट्रीटमेंट हो सके। तो इस बात पे वो मतलब कहते हैं, बोली कि डॉक्टर साहब कहते हैं तब मेरा फीस रिटर्न कर दीजिए, मैं अभी नहीं दिखा पाऊँगा। तो मैंने उनका फीस रिटर्न कर दिया। वो चले गए। 2 घंटे के बाद वो आई 3-4 कांस्टेबल को लेके और मेरे मरीजों को धमकाने वकाने लगी, डंडा दिखाने लगी और पूछने लगी सब मरीजों से कि आपका कोरोना का जांच हुआ, आपका कोरोना का, आप कैसे बैठी हैं यहाँ पे? क्या डायबिटीज़ का मरीज, हार्ट का मरीज जिसको चक्कर आ रहा है, क्या वो कोरोना का जांच कराएगा कि बुखार वाले मरीज? कोरोना का जांच वही कराएंगे ना जिनको सूखी खांसी आ रही है, बुखार आ रहा है, दम फूल रहा है, कि सारे मरीज दुनिया के कहते हैं कोरोना का जांच करा लेंगे। इस पे बहुत हंगामा हुआ। फिर मैं बाहर निकल के उनसे बोला कि भैया आप ये गलत कर रही हैं, क्या आप मतलब किस कारणवश आप ये सब काम कर रही हैं, यहाँ पे किस परमिशन से आप आई हैं? उसके बाद बाकी सारे पेशेंट्स भी थे वहाँ पे, कुछ लोग भी थे जो उनको बहुत उनको बोला गया कहते हैं कि आप बाहर जाइए फिर यहाँ से। तब वो गई हैं यहाँ पे इतना बवाल करने के बाद। मैं तो यहाँ जनसेवा के लिए बैठा हूँ, लेकिन इस तरह का मतलब माहौल कहते हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आया मैं क्या करूँ। गाड़ी भी लेके आई, कुछ कांस्टेबल वगैरह? जी, 2 कांस्टेबल 3 कांस्टेबल लेके आए थे और सब डंडे लेके आए थे। बाद में कांस्टेबल लोग सॉरी बोलने लगे, लेकिन ये महिला बिल्कुल चढ़ी हुई थी और मतलब कहते हैं बिना आधार की बातें कर रही थी।
ऐसा नहीं हुआ, हम अपने हस्बैंड को लेकर के जो है डॉक्टर साहब के यहाँ गए हुए थे, तो वहाँ पे जो है क्या हुआ कि जो है हम अपना 300 रुपये दिए उनको और पर्ची अपना कटवाया। उसके बाद जो है उनके स्टाफ कोई जो इनका एक स्टाफ था इनको पहचानता था, तो कहा सर आप SBI से आए हैं? तो हम लोग कहे हाँ सर SBI से आए हैं। तो उसके बाद जब हम लोग अंदर गए तो कहे कि आपकी कोरोना रिपोर्ट कहाँ है? तो हम लोग कहे सर रिपोर्ट तो जो है कल हमें मिल गई है और RT-PCR रिपोर्ट भी निगेटिव है, इसके पहले की भी रिपोर्ट निगेटिव है। तो कहे कि जब रिपोर्ट लेकर के आइए, हमें कहे सर कहिए तो हम CMO ऑफिस साहब से बात करवा दें और आप कोई टेस्ट और कोई दवाई तब तक लिख दीजिए, तब तक हम रिपोर्ट लेते आ रहे हैं। कहे नहीं, जब तक आप रिपोर्ट ले करके नहीं आएंगे तब तक मैं कुछ भी नहीं करूँगा। उसके बाद हम आए वापस, रिपोर्ट ले करके गए और रिपोर्ट ले जाने के बाद हमने जितने भी वहाँ पे जितने भी मरीज थे 30 लोगों के करीब 35 लोग थे, मैंने सबको बाहर निकाला और मैंने कहा कि अब वही उन्हीं लोगों का डॉक्टर साहब इलाज करें जिनके पास कोरोना की रिपोर्ट हो। अगर कोरोना की रिपोर्ट के बिना अगर इलाज नहीं करें तो इसका मतलब है कि हमसे जैसे पूछ रहे हैं वैसे 30 लोगों से और भी पूछें कि मतलब 30 लोगों के पास रिपोर्ट है कि नहीं है, तभी ना इलाज करेंगे। बाकी तो किसी से नहीं पूछ रहे हैं कि रिपोर्ट है कि नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हमसे पूछा जा रहा है क्योंकि वो हमें पहचान है, तो इसलिए पूछा जा रहा है कि आपके पास रिपोर्ट है कि नहीं है। बाकी सभी लोग उसी तरह से बैठे हुए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग कोई पालन नहीं हो रहा है। उसके बाद ये सबका इलाज कर रहे हैं। तो पूरी घटना सर यही है। उसके बाद वो खुद ही निकल के आए हैं। उसके बाद उनके स्टाफ हम लोगों के साथ खुद बदतमीजी किए हैं। उसकी वीडियो भी आपको भी पता होगी कि उन्हीं की स्टाफ वीडियो भी बना रहा था। हमारे यहाँ से ना कोई वीडियो बना रहा था ना कुछ हो रहा था, और वो देख ही रहे हैं कि किस तरह को वीडियो व्यवहार कर रहे हैं। हम सिर्फ यही कर रहे हैं कि सर नियम कानून अगर है कोई तो सबके लिए बराबर होना चाहिए ना, जैसे सबके लिए उसी तरह से हमारे लिए भी होना चाहिए। अगर ये 30 आपके मरीज जो बैठे हुए, क्या इनके पास कोरोना की रिपोर्ट है? या तो सबकी पहले आप कोरोना की रिपोर्ट ले लीजिए, फिर इलाज शुरू करिए। अगर कोरोना की रिपोर्ट लेकर के सबका इलाज नहीं करें तो फिर हम इसकी क्यों रिपोर्ट मांग रहे हैं? जिलाधिकारी ने बताया कि जिले में युद्ध स्तर पर जांच की प्रक्रिया जारी है, जिसमें आशा, आंगनबाड़ी व शिक्षक के साथ ही नगर पालिका आजमगढ़ व नगर पालिका मुबारकपुर की कुल 190 टीमें, जिसमें कुल 3500 लोग शामिल हैं। सभी को पल्स मीटर व किट भी उपलब्ध कराया गया है, जो प्रतिदिन गाँव व शहरों में जाकर घर घर जाकर रिपोर्ट दे रहे हैं, जाँच का रिपोर्ट दे रहे हैं। आइए सुनवाते हैं कि क्या कुछ कहा जिलाधिकारी ने। डोर टू डोर में हमने टीमें बहुत बढ़ा दी हैं। अभी करीब हमारी 3500 से 4000 टीमें डेली जा रही हैं। उसमें हमने पहले आशा की टीम थी, अब आंगनवाड़ी की टीम भी है, टीचर्स को भी हमने जोड़ा है। तो टीमें बहुत बन गई हैं। हमारे नगर पालिका आजमगढ़ और मुबारकपुर में 50-50 टीमें हैं। इस तरह करके टोटल सारी नगर पंचायत मिला के 189 टीम्स हमारी हैं जो कि इस वक्त कार्य कर रही हैं नगर क्षेत्र में। उनको जिम्मेदारी ये दी गई कि डेली हर एक घर में हर एक व्यक्ति से संपर्क अधिक से अधिक करना है और उनकी सूचना हमें देनी है अगर कोई भी सिम्टोमेटिक या एसिम्टोमेटिक पेशेंट उनको पाया जाता है। उनको हर एक को पल्स ऑक्सीमीटर भी प्रोवाइड किया गया है जिससे कि SpO2 वो नाप सकें। जनपद में 2 कोरोना के मरीजों की मौत हुई है, जिसके बारे में जिलाधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि एक व्यक्ति जो बलिया का मूल निवासी है, उसकी 12 अगस्त की शाम GMC में इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसका दाह संस्कार आजमगढ़ जनपद के ही फूलपुर में किया गया। तो वहीं दूसरी तरफ एक महिला की मौत हुई है जो दमा की मरीज थी और आजमगढ़ जनपद की मूल निवासी थी। जिलाधिकारी ने कहा कि इनका भी अंतिम संस्कार कोरोना प्रोटोकॉल के तहत ही किया जाएगा और ये दोनों मौत आपको बता दें कि 12 अगस्त के दिन हुई है। दो केस के बारे में बात आई थी। एक हमारे हैं श्री अरविंद राम है, पुत्र श्री राजीव राम, ये टेक्निकल असिस्टेंट है मनरेगा में फूलपुर में। इनका इलाज GMC में चल रहा था। 8 तारीख को भर्ती हुए थे। 11 तारीख की शाम को देर रात को इनकी मृत्यु हुई। ये बलिया के रहने वाले थे, तो उनके अभिभावकों को सूचित किया गया। कल 12 की शाम को अभिभावक आए थे, बट वो अभी संशय में थे कल की बलिया ले जाया जाए दाह संस्कार के लिए या जनपद आजमगढ़ में किया जाए। तो आज सुबह आप लोग वापस अस्पताल पहुंचे हैं और आपने निर्णय किया है कि फूलपुर में ही दाह संस्कार करेंगे। तो इसलिए जो डेड बॉडी है उनको सुबह दे दी गई है और पूरे प्रोटोकॉल के साथ स्वास्थ्य विभाग की टीम और पुलिस और प्रशासन की टीम के साथ उनको रवाना किया गया है। ऐसे ही कल एक मृत्यु हुई है जनपद में। मौला देवी है, वाइफ ऑफ जमुना प्रसाद। ये दमे की मरीज़ थी और करीब 12 साल से या 11 साल से इनका इलाज चल रहा था। कप्तानगंज के एक डॉक्टर गिरीश क्लिनिक है, वहाँ पे जाते थे। कल ये वहाँ गए तो पता चला क्लिनिक बंद है किन्हीं कारणों से। शायद वो डॉक्टर साहब की भी मृत्यु किसी कारण से हो चुकी है, तो वहाँ बंद था। उसके बाद वो जिला अस्पताल पहुँचे, वहाँ पे उनका टेस्ट कराया गया तो कोरोना पॉजिटिव पाए गए और उनकी मृत्यु हुई। तो उसके बाद उनको पूरा जो प्रोटोकॉल है उसके माध्यम से अस्पताल की एम्बुलेंस के माध्यम से स्वास्थ्य कर्मी की
उपस्थिति में राजघाट जो दाह संस्कार जहाँ होता है वहाँ पे भेजा गया और वहाँ पे उनका विधिवत एज पर प्रोटोकॉल दाह संस्कार किया गया। एमएस को, सभी सीओस को और पुलिस को इसमें निर्देश जारी कर दिए जाएंगे। अभी इसमें आपके द्वारा संज्ञान में लाया गया है, इसको सख्ती से पालन कराया गया। फोटोग्राफ्स भी हैं, एम्बुलेंस के माध्यम से राजघाट डेड बॉडी गई है, सीआरओ साहब ने उसकी जांच भी करी है और स्वास्थ्यकर्मी के मोबाइल में जो फोटोग्राफ क्लिक किया है वो भी प्राप्त किया गया है, जिसमें कि वहाँ पे विधिवत दाह संस्कार किया गया। प्रदेश के आयुक्त गन्ना एवं चीनी संजय आर भूसरेड्डी ने बताया कि प्रदेश की सहकारी गन्ना एवं चीनी मिल समितियों में पेराई सत्र 2019-20 के अंतर्गत बनाए गए कुल नए सदस्यों के 10% सदस्यों का सत्यापन विभागीय अधिकारियों द्वारा औचक रूप से किए जाने के निर्देश जारी किए गए थे। इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए श्री भूसरेड्डी ने बताया कि प्रदेश में सत्यापन अभियान के दौरान गत पेराई सत्र में नए बने गन्ना कृषक सदस्यों के 10% सदस्यों का सत्यापन कराया गया, जिसके उपरांत सहारनपुर, मेरठ, मुरादाबाद, लखनऊ एवं अयोध्या परिक्षेत्रों से प्राप्त सत्यापन रिपोर्ट में गन्ना एवं चीनी मिल समितियों की सदस्यता प्रदान करने में अनियमितताएं प्रकाश में आई है। तो देवीपाटन, देवरिया एवं गोरखपुर परिक्षेत्र में सत्यापन के दौरान अनियमितताएं में नहीं मिली। इससे आशंका प्रबल हुई कि जिन परिक्षेत्रों में सत्यापन के दौरान औचक निरीक्षण नहीं किया गया वहां अनियमितताएं नहीं मिली है एवं नए बने सदस्यों का आवश्यक सत्यापन भी गुणवत्तापूर्ण एवं प्रामाणिक तरीके से नहीं हो पाया है। इस कारण यह निर्णय लिया गया कि पेराई सत्र 2019-20 के दौरान समस्त गन्ना परिक्षेत्रों में गन्ना एवं चीनी मिल समितियों के नए बने सदस्यों के अभिलेखों का 100% सत्यापन कराया जाए। आजमगढ़ के बर्दा से खबर है, जहां स्थानीय क्षेत्र के चौकी बर्दा मोड़ पर मां हॉस्पिटल टेलीमेडिसिन हॉस्पिटल का मंगलवार को मुख्य अतिथि वरिष्ठ भाजपा नेता विनोद राय व विशिष्ट अतिथि डॉक्टर प्रमोद सिंह द्वारा ऑनलाइन टेलीमेडिसिन का शुभारंभ किया गया, जिसमें क्षेत्रीय गणमान्य लोगों ने भाग लेते हुए ऑनलाइन टीवी स्क्रीन पर दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई समेत कई शहरों के डॉक्टरों से सलाह लेते हुए परामर्श भी लिया गया। डॉक्टर प्रमोद सिंह ने बताया कि सुविधा के खुल जाने से क्षेत्र के मरीजों को दिल्ली, मुंबई, दूसरे प्रदेशों के अस्पताल में नहीं जाना पड़ेगा। ऑनलाइन होकर डॉक्टरों से हर प्रकार का इलाज संभव है। जनपद में कोरोना मरीजों के बढ़ने का सिलसिला लगातार जारी है। आज एक बार फिर 86 मरीज जनपद में बढ़े हैं। कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या अब 974 हो गई है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ए.के. मिश्रा ने बताया कि कोरोना संक्रमण की जांच हेतु पूर्व प्रेषित सैंपल्स में से 86 व्यक्तियों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ए.के. मिश्रा ने कहा कि अब तक कुल 1933 कोरोना पॉजिटिव मरीज जनपद में पाए गए हैं। वर्तमान समय में 974 एक्टिव केस हैं और 569 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं तथा 358 मरीज होम आइसोलेशन में हैं तथा 32 मरीजों की अब तक मौत हो चुकी है।